टू पेरेंट्स की जरूरत होती है। हर एक पेरेंट एक गैमीट कंट्रीब्यूट करता है। टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। हर एक पेरेंट गैमीट जो है कंट्रीब्यूट करेगा। गैमीट की जब कंट्रीब्यूशन होगी तो ही आगे जो है उनकी यूनियन होगी और उसके रिजल्ट में फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है। सिंपली हम कहते हैं गैमीट्स के जरिए जो रिप्रोडक्शन होती है एग और स्पर्म सेल के जरिए, ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए वेरिएशंस भी प्रोड्यूस होती है और वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। और वेरिएशंस होने की वजह से एक चेंजिंग एनवायरनमेंट, उसमें जैसे एडेप्टेशंस आ जाती है। अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उनको सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही अच्छा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है न्यू कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। फर्दर जो इसके अंदर ट्राइब्स है उसके अंदर जैसे आइसोगेमी, एनआइसोगेमी, ऊगेमी, हेटेरोगेमी, ये सारे जो टाइप्स हैं हम आगे चल के डिस्कस करेंगे बुक में जो आगे मौजूद हो। और इसी तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर माइटोसिस भी होती है एज वेल एज मियोसिस, दोनों प्रोसेस होते हैं। माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस भी होता है नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, तो उसके अंदर जैसे शुरू के इवेंट्स जैसे आप देखते हैं तस्वीर भी मौजूद है, उसके अंदर प्रोलिफरेशन और नंबर ऑफ जैसे जर्म सेल्स की लाइनिंग में जब डिवीजन होती है स्पर्मेटोगोनिया की तादाद बढ़ती है, oogonia की भी तादाद शुरू में जो बढ़ती है वो माइटोसिस सेल डिवीजन की तरह होती है। तो काफी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो जिनके अंदर जैसे प्राइमरी मोड एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, पर उसके बावजूद भी वो देर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें कभी कभार होती है। तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन जिस तरह से काफी सारे एनिमल में रिप्रोडक्शन की वजह से जेनेटिक मोनोटोनी जो होती है, जेनेटिक मोनोटोनी जो होती है वो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की फीचर है। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसकी फीचर है। जेनेटिक मोनोटोनी में ये होता है जैसे पेरेंट का जो भी जेनेटिक मटेरियल है, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो जेनेटिक मटेरियल देन जो ऑफस्प्रिंग में आ जाता है। और इसी तरह से आगे भी जब ये ऑफस्प्रिंग मैच्योर होंगे उनके अंदर जब रिप्रोडक्शन होगी वही जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन में जाता जाएगा। जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आती है, सेम सिमिलर जेनेटिक मटेरियल होता है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस कंडीशन को कहते हैं जेनेटिक मोनोटोनी। पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर टू पेरेंट्स गैमीट्स इन्वॉल्व है, तो दो पेरेंट्स की कॉम्बिनेशन से एक ऑफस्प्रिंग जो बनता है तो यकीनन उसके अंदर जो है जेनेटिक मोनोटोनी की कंडीशन नहीं होती है, उसमें जेनेटिक मोनोटोनी जो अवॉइड हो जाती है ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वजह से देन उनमें जो है वेरिएशंस भी आती है, वेरिएशंस की वजह से एडेप्टेशंस भी आती है। तो इस तरह की काफी सारी पॉइंट्स जो हमारे बुक की जो पॉइंट्स है उनको हम देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्राइमरी मोड ऑफ एनिमल्स के अंदर ये प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो जो एनिमल्स होते हैं लोअर एनिमल्स जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं, ऐसे नहीं है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मेथड जो एनिमल्स के अंदर नहीं है। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन लोअर एनिमल्स में है, पर जनरली जैसे एनिमल्स के अंदर जो प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो इसके अंदर जैसे सेक्स सेल्स और गैमीट्स के जरिए होते हैं, वर्ड से जाहिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिससे सेक्सुअल लफ्ज जो है सेक्स सेल्स और गैमीट्स को रेफर करता है। तो गैमीट्स कितने, जैसे दो गैमीट, पेरेंट कितने, दो पेरेंट जिस तरह से हर एक पेरेंट एक गैमीट कंट्रीब्यूट करता है, तो इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हायर एनिमल्स है अदर देन लोअर, उन सब के अंदर जो प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है। लोअर एनिमल्स के अंदर भी जैसे डोमिनेंट जैसे उनके अंदर जैसे असेक्सुअल है, बट कभी कभार वो उनके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जैसे अभी हमने डिफाइन किया कि जिस तरह से गैमीट की कॉम्बिनेशन से गैमीट्स की जैसे एक पेरेंट जो होता है फीमेल गैमीट कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा पेरेंट जो होता है मेल गैमीट कंट्रीब्यूट करता है। मेल गैमीट इज कॉल्ड एज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज एग सेल।
हैप्लॉइड स्पर्म हैप्लॉइड एग सेल जब इनकी यूनियन होगी तो उसके रिजल्ट में डिप्लॉइड जाइगोट। देन आपको पता है इसके अंदर जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है और इसी डेवलपमेंट के प्रोसेस के नतीजे में एक यंग वन प्रोड्यूस होता है, उसके नतीजे में एक न्यू ऑर्गेनिज्म यंग वन प्रोड्यूस होता है इस सिंगल सेल जाइगोट से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट जिस तरह से इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट और ओवम, जिसके रिजल्ट में क्या बनता है जाइगोट बनता है और जाइगोट से आगे क्या होगी डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट से रिजल्ट में क्या होगा एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा। चैप्टर 5 के अंदर इंटर क्लास के अंदर चैप्टर 5 के अंदर हमने पढ़ा है कि जाइगोट जो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है इट इज बेसिस ऑफ द न्यू लाइफ, न्यू ऑर्गेनिज्म का जो है एक बेस है। जाइगोट से ही जैसे एक न्यू इंडिविजुअल बनता है तो इसी तरह से जाइगोट कैसे बना है, अगर जाइगोट को ट्रेस किया जाए तो एक और स्पर्म की यूनियन से ही जाइगोट बना है। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, जैसे मेल पेरेंट होता है कंट्रीब्यूट करेगा लाइक मेल गैमीट और फीमेल पेरेंट होगी जो उसमें लाइक वो फीमेल गैमीट कंट्रीब्यूट करेगी या ओवम कंट्रीब्यूट करेगी या एग सेल कंट्रीब्यूट करेगी। वेरी सिंपल सी डेफिनेशन है कि एग और स्पर्म के जरिए जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे बुक के अंदर जैसे 2 क्वेश्चन रेज किए गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से कि व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रीडोमिनेंट अमंग जो मोस्ट एनिमल्स उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा क्यों होती है, या दूसरा सवाल ये है कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है पर कभी कभार वो स्विच ओवर कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, तो उसका रीजन क्या है। 2 क्वेश्चन जैसे रेज किए गए हैं तो उनका जवाब यही होता है कि to avoid the genetic monotony, वेरिएशंस प्रोड्यूस करने के लिए और वेरिएशंस की वजह से आपको पता है न्यू कैरेक्टर आ रहे एडेप्टेशंस होंगे और इन एडेप्टेशंस की वजह से एक चेंज एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर उनका जो सर्वाइवल होता है। अगर जेनेटिक मोनोटोनी या सेम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आते रहेंगे एनवायरनमेंट तो हमेशा चेंज होता रहता है, एनवायरनमेंट तो सेम नहीं होगा, फिर इनके अंदर जो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के जरिए जैसे एनिमल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं फिर उनमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के हवाले से उनके पास कोई भी वेरिएशन नहीं होगी, फिर उनका जो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये स्विच ओवर करते हैं, कभी कभार असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो होते हैं वो भी जिस तरह से सेक्सुअल मोड पे चले जाते हैं, बाकी जिस तरह से अक्सर एनिमल्स के अंदर है ही डोमिनेंट टाइप की रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एक स्पर्म की यूनियन होगी, जाइगोट बनेगा, डेवलपमेंट होगी, यंग वन प्रोड्यूस होगा, यंग वन के साथ वेरिएशंस आएंगी और वो चेंज एनवायरनमेंट के हवाले से उनके लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। जैसे जेनेटिक मोनोटोनी क्या होती है, जेनेटिक मोनोटोनी यही होती है कि अगर एक जिस तरह से असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के जरिए कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन होती जाएगी तो उसके रिजल्ट में सेम टाइप का सिमिलर टाइप की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते जाएगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, कोई वेरिएशन नहीं आएगी। तो इसे कहते हैं कि कोई भी जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है। जेनेटिक डाइवर्सिटी तब होती है जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जिनके अंदर जैसे 2 गैमीट्स की कॉम्बिनेशन के जरिए रिप्रोडक्शन हो तो आगे हम कहेंगे कि इनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जैसे आपने जैसे लोअर चैप्टर्स में उनमें पढ़ा होगा कि लाइक क्लास या लोअर चैप्टर के अंदर जैसे लाइक जो ह्यूमन बीइंग के पास जो 46 क्रोमोसोम पड़े हैं ये कहां से आए, 23 जो का सेट होता है फादर साइड से और 23 का जो है मदर साइड से। इसी तरह से जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कोई पर्सन है मैच्योर होता है देन आगे उनकी नेक्स्ट जनरेशन जाएगी तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होगा, एक पार्टनर के 23 क्रोमोसोम्स और दूसरे पार्टनर की भी 23 क्रोमोसोम तो ही उनकी ऑफस्प्रिंग में औलाद में अगेन वो 46 क्रोमोसोम इस तरह से कंटिन्यू जाते रहेंगे। तो ये एंडलेस जेनेटिक वैरायटी होती है। एंडलेस जेनेटिक वैरायटी की मीनिंग जैसे इस वक्त आप लोग जैसे देख रहे हैं कि कोई भी पर्सन एक दूसरे से रिजेंबल नहीं कर रहा है, इससे पहले भले फैमिली के अंदर आप देखें कोई भी पर्सन ऐसे नहीं है जिनकी जो रिजेंबलेंस हो रही है। आगे भी नेक्स्ट जनरेशन होगी तो उनके अंदर भी यही होगा कि कोई भी ऐसा मेंबर उस फैमिली के अंदर ऐसा नहीं प्रोड्यूस होगा जिसकी शक्ल कोई बिल्कुल जैसे एंसेस्टर से मिलती हो, बिकॉज ये एंडलेस जो एक वेरिएशंस जैसे प्रोड्यूस होती रहेंगे। बिकॉज हमेशा रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट्स जरूरी होते हैं, 2 पेरेंट्स जरूरी होते हैं। तो जेनेटिक मोनोटोनी को हर बारी जिस तरह से वो अवॉइड ही कर रही है तो जाहिर है जेनेटिक मटेरियल की कॉम्बिनेशन भी नहीं होगी
और जो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती है और ये जेनेटिक मोनोटोनी कंटिन्यू रहती है। जेनेटिक मोनोटोनी बरकरार रहना या जिसे हम कहते हैं नो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ये असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का ही नतीजा होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो जेनेटिक मोनोटोनी को अवॉइड करेगी, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी जो आगे जो प्रोड्यूस होती जाएगी। तो ये जैसे आप इस पॉइंट से समझेंगे, असेक्सुअल मेथड को जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ कंपेयर करेंगे इस इलस्ट्रेशन को, तो होपफुली आप जेनेटिक डाइवर्सिटी को यकीनन समझ सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए क्या होता है कि मेन थीम इसका है टू अवॉइड द जेनेटिक मोनोटोनी। जैसे अभी हमने नोट किया था कि टू अवॉइड द जेनेटिक मोनोटोनी कैसे, असेक्सुअल मेथड के अंदर वो कंटिन्यूअस जेनेटिक मोनोटोनी हो रही थी, अब ये सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है बिकॉज उसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दोनों पेरेंट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनकी कॉम्बिनेशन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। तो कभी भी जैसे जेनेटिक मोनोटोनी नहीं होती है, वेयर जनरेशन आफ्टर जनरेशन एग्जैक्ट आइडेंटिकल प्रोजेनी डेवलप होती है। किसके अंदर, असेक्सुअल मेथड के अंदर। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर एग्जैक्टली जैसे सेम कॉपीज जैसे जेनेटिक मटेरियल की होती है, औलाद ऑफस्प्रिंग भी वो सेम होता है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं होता है। पर वो किसके अंदर, वो है जेनेटिक मोनोटोनी जो प्रीवियस इलस्ट्रेशन में हमने देखी। सेम जैसे ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस होता है, जेनेटिक मटेरियल भी सेम है, जेनेटिक मोनोटोनी कंटिन्यू है, पर उसको अवॉइड कौन करेगी, उसको अवॉइड करेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई, बिकॉज टू पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इनमें जो है दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये एंडलेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जो जेनेटिक मोनोटोनी अवॉइड हो रही है या कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, ये एंडलेस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बनेगी। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, इस वक्त जैसे आप एक फैमिली का भी एग्जांपल ले लें, जितने मेंबर है वो सब एक जैसी सेम शक्ल नहीं है। पेरेंट्स की जैसे भी जैसे सेम एग्जैक्टली सेम शक्ल नहीं, उनकी पेरेंट है उनकी सेम शक्ल नहीं, आगे जनरेशन आएगी उनकी भी शक्ल जैसे यकीनन कोई रिजर्वेबल नहीं करेंगे, एग्जैक्टली थोड़ा सा वेरिएशन या डिफरेंस होता ही जाएगा। तो ये एंडलेस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होगी। ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टर कमिंग फ्रॉम टू पेरेंट्स। इसी तरह से आगे जो इस वक्त जैसे ऑफस्प्रिंग औलाद है मैच्योर होगा, आगे उनकी जब जनरेशन बनेगी तो जाहिर है तभी भी दो पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे गैमीट्स को। तो अगेन जिस तरह से एक वेरिएशन वाली जो जनरेशन आएगी, कोई सिमिलरिटी नहीं आएगी। इस वजह से ये यहाँ पे डिस्कस है कि एंडलेस वैरायटी जो प्रोड्यूस होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में। तो इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा या एडवांटेज क्या होता है, फायदा या एडवांटेज ये होता है कि ऑर्गेनिजम्स अडैप्ट द एवर चेंजिंग कंडीशन ऑफ हैबिटेट। बिकॉज हमेशा जो हैबिटेट होता है या एनवायरनमेंट होता है वो एक जैसा नहीं होता है, सेम सिमिलर नहीं होता है। एनवायरनमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू चेंज। तो अगर वेरिएशंस होंगी तो उस चेंज एनवायरनमेंट में उनका सर्वाइवल होगा। जैसे जेनेटिक मोनोटोनी होगी, सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगे, एनवायरनमेंट चेंज होगा तो चेंज एनवायरनमेंट में उनका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एडवांटेज या फायदा होता है कि अगर एनवायरनमेंट चेंज भी हो तो इनके पास वेरिएशंस होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को जो सर्वाइव कर लेते हैं। चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर मोर ब्राइटर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सेम सिमिलर कैरेक्टर, एनवायरनमेंट चेंज, सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये एक डिफरेंस होता है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो जरा बेहतर होते हैं। किस हवाले से कि अगर एनवायरनमेंट अनफेवरेबल कंडीशन हो या आउटब्रेक ऑफ द डिजीज हो, तो आउटब्रेक ऑफ द डिजीज हो उनसे लड़ना, उनसे जैसे फाइट करना, तो एक ऐसी एडेप्टेशन होनी चाहिए जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक की सूरत में आती है। वो तभी पॉसिबल है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, तो ही जो है ये पॉसिबल हो जाए। इसी तरह से असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में जैसे आपने देखा, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एक पेरेंट होता है और उसके रिजल्ट में एक्सट्रीमली जैसे कोई इसमें जेनेटिक वैरायटी नहीं होती है, सेम सिमिलर टाइप के जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें हमेशा जिस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ टू पेरेंट्स की वजह से जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, तो कंटिन्यूअसली आगे जो जनरेशन जितनी आएगी तो उनके अंदर जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी होती रहेगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक जैसे एक एनिमल्स के हवाले से छोटी सी इलस्ट्रेशन, अगर किसी टेक्निक के जरिए अगर हम कहते हैं एक पेरेंट जो है उसका सेम जेनेटिक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, सेम जेनेटिक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है किसी टेक्निक के जरिए, तो जाहिर है सेम फीचर्स आएंगे।
पर जब इनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है तो आप देखिए कितने जो है इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये जैसे इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि ये जेनेटिक मोनोटोनी है और इसके अंदर जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी दैट प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस। शार्ट पॉइंट में जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, इट फेवर्स द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन प्रोसेस को जो है फेवर करती है। नहीं निंड दिया यार सुबह से आओ ये दिसावे तो के जाम निंड के छे उनके जान निंड छे ने बटे ब्याह पर आवांगे रोज निंड दिया वो सोचे ना छो है क्लास में निंड दिया ने हमें बटे मेंबर आए वाह यार बायोलॉजी क्लास में निंड छे सर रिप्रोडक्शन सही से पढ़ायो कौन निंड दी और रीजन है सर मजे और रिप्रोडक्शन पढ़ायो नहीं लिए वो सा क्लास में बोल एनीवे स्टूडेंट जाहिर है ज्यादा मेहनत करने देर तक तो नींद पूरी नहीं होती जरूर सर नहीं आप रिप्रोडक्शन पढ़ा नहीं सकते सर। तो इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन के लाइक जिस तरह से वेरिएशन हेल्प द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज। जैसे आप देखें इवन जैसे हम एक सेम फैमिली विद इन सेम फैमिली जैसे या कजिन्स वगैरह जो भी होते हैं या जितने भी दुनिया के अंदर पर्सन है हर एक की शक्ल में जो डिफरेंस है वो क्यों है? वाई बिकॉज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज। किसी भी एक स्पीशीज है जैसे उसके अंदर यकीनन थोड़ा बहुत एक चेंज या डिफरेंस होगा वो आइडेंटिफिकेशन में जैसे लाइक बहुत जरूरी होता है कि हर एक पर्सन या हर एक मेंबर जो है उसका दूसरे मेंबर से कोई ना कोई एक डिफरेंस हो जिसके जरिए वो यूनिक जैसे हो यूनिक नजर आए, एग्जैक्टली अलाइक या सेम नजर ना आए। तो ये आइडेंटिफिकेशन जैसे और मिल रही है तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नतीजा नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नतीजा है जिसकी वजह से एक यूनिक फीचर जैसे मौजूद है बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेनेटिक डाइवर्सिटी का जैसे एक ह्यूमन बीइंग के हवाले से हम इस तरह से सीख सकते हैं कि दुनिया के अंदर डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, हर एक के अंदर जैसे आपने देखा होगा उनकी शक्ल वगैरह जो डिफरेंट होती है, प्लस में आगे भी पता नहीं कितने लाइक उसमें इतने डिफरेंसेस आते जाएंगे। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन अ स्पीशीज। ग्रेटर द चांसेस ऑफ डाइवर्सिटी हायर इज द चांसेस ऑफ द लॉन्ग सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उतनी जैसे आगे सर्वाइवल के जो है जैसे चांसेस ज्यादा होते हैं। सेम किसी मेंबर जो होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मेंबर्स होते हैं उनकी कोई भी एग्जैक्टली सेम सिमिलर फीचर नहीं होती है बिकॉज हमेशा जिस तरह से न्यू जो मेंबर्स आते हैं, न्यू जनरेशन जो आती है उसके अंदर थोड़ी बहुत जो वेरिएशंस होती है। ये सब बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे से है। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है, नेसेसिटीज कितनी है। नेसेसिटीज के हवाले से देखा जाए तो 3 नेसेसिटीज है, ये होंगी तो हम उससे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 1 जैसे आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमीट्स के जरिए होती है तो एटलीस्ट गेमीट फॉर्मेशन का तो अमल होना चाहिए। नंबर 2 वो गेमीट जैसे मेल फीमेल मेंबर जो होते हैं या जो पार्टनर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इस कंट्रीब्यूशन के अमल को हम कहते हैं मेटिंग कहते हैं। और उसके बाद इनकी यूनियन होनी चाहिए जिस अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर देन आगे जो है जाइगोट बनेगा और जाइगोट के अंदर जब डेवलपमेंट होगी तो एक डेवलपमेंट के नतीजे में जैसे आगे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सक्सेसफुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें अल्टीमेटली एक न्यू ऑर्गेनिज्म बने तो उसे हम कहते हैं सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। सक्सेसफुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके रिजल्ट में अल्टीमेटली एक न्यू ऑर्गेनिज्म बने। तो न्यू ऑर्गेनिज्म बने तो उसके अंदर ये सारे स्टेप्स तो है, गेमीट फॉर्मेशन का भी अमल होगा, देन गेमीट की यूनियन भी होगी, इससे कंट्रीब्यूशन भी होगी जैसे पहले स्टेप को हम कहते हैं मेटिंग कहते हैं, और उसके बाद जैसे इनकी फर्टिलाइजेशन, यूनियन, जाइगोट, डेवलपमेंट और यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है। तो जस्ट एक सिंगल
टर्म के वर्ड के अंदर भी हम इसको जैसे डिफाइन कर सकते हैं, गेमीटोजेनेसिस। गेमीटो refers to gametes, genesis means formation. The process of formation of gametes is called as gametogenesis. Mating contribution of gametes. मेल पेरेंट मेल गैमीट कंट्रीब्यूट करता है, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमीट कंट्रीब्यूट करता है। जैसे फ्रॉग की ब्रीडिंग सीजन होती है तो दे गो इनटू वाटर एंड मेल फ्रॉग होता है स्पर्म कंट्रीब्यूट करता है, और फीमेल फ्रॉग होगी वो एक सेल कंट्रीब्यूट करती है। देन जो है वो वाटर के अंदर उनकी यूनियन होती है एक और स्पर्म की, समल को कहेंगे नेक्स्ट कहेंगे फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल होती है जब दोनों पेरेंट्स गैमीट कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस कंट्रीब्यूशन के अमल को हम कहते हैं मेटिंग, और देन जो है आगे नेक्स्ट स्टेप होगा उसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो हम पहले प्रोसेस पे आते हैं, दैट इज द गैमीटोजेनेसिस, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। एंड यू नो वेरी वेल गैमीट दो किस्म के होते हैं, मेल गैमीट आर कॉल्ड स्पर्म, तो स्पर्म्स के बनने के अमल को कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल गैमीट्स आर कॉल्ड ओवम, एग या प्लूरल ओवा होगा या एग सेल, तो उनकी बनने के अमल को हम कहेंगे oogenesis। जेनेसिस की मीनिंग अगेन जो फॉर्मेशन होती है। तो गैमीटोजेनेसिस ये स्पेशली ह्यूमन बीइंग के हवाले से जो टर्म्स डिस्कस किए गए कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स सेल्स आर गैमीटोजेनेसिस। और स्पंजिस के अंदर जैसे ये ऐसे गोनेड्स नहीं होते, एक थोड़ी सी फर्स्ट ईयर के हवाले से पॉइंट्स है, पॉइंट में से एक इंक्लूड है कि गैमीट्स बनने का अमल जो होगा गोनेड्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो गोनेड्स होते हैं, गोनेड हम उन्हें ही कहते हैं जो गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होती है, उन्हें हम कहते हैं गोनेड्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल गोनेड्स आर कॉल्ड द टेस्टिस एंड फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड द ओवरी। गोनेड्स आर गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो स्पंजिस के अंदर ऐसे गोनेड्स नहीं है। क्यों नहीं है? तो अब स्पंजिस के अंदर क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है? होती है। तो गैमीट्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं? गैमीट अमेबोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, स्पंजिस के अंदर हमने पढ़ा है। तो स्पंजिस के अंदर सवाई स्पंजिस के अलावा बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर गोनेड्स मौजूद है, जो गैमीट की फॉर्मेशन का अमल वहीं पे होगा। मेल गैमीट को जैसे स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को ओवा और एग सेल कहते हैं। तो हमारे बुक के अंदर जो गैमीट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जैसे ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस से है कि मेल गैमीट बनने के अमल को हम कहते हैं लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमीट बनने के अमल को हम कहते हैं oogenesis कहते हैं। तो गैमीट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम जर्म सेल्स। जैसे अगर टेस्टिस के अंदर जर्म सेल्स को देखा जाए वो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, गोनियम सिंगुलर और गोनिया प्लूरल होता है, गोनिया प्लूरल होता है। स्पर्मेटोगोनिया आर द जर्म सेल। शुरू में इनके अंदर माइटोसिस होती है, तादाद ज्यादा बढ़ता है, फिर कोई एक जिस तरह से स्पर्मेटोगोनियम, हर एक स्पर्मेटोगोनियम में से आगे जो है अगेन माइटोसिस के रिजल्ट में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर आगे मियोसिस होती है, जैसे आपने पढ़ा है टेक्स्ट बुक के अंदर तस्वीर भी मौजूद है। तो ये जो जर्म सेल्स होते हैं मेल गैमीट्स के हवाले से, मेल गोनेड्स के हवाले से स्पर्मेटोगोनिया, और अगर फीमेल गोनेड है तो उसके अंदर इसका यकीनन जैसे अपोजिट oogoneum सिंगुलर और oogonia जो है प्लूरल होता है। कौन सी दो किस्म हुई? लाइक एक स्पर्म फॉर्मेशन का अमल जो हुआ जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और एक सेल फॉर्मेशन का अमल जो होता है उसे हम oogenesis कहते हैं। oogenesis वेरी सिंपल सी टर्म है। अब हम जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ आते हैं, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसके बाद होपफुली आप समझ जाएंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। शुरू में जैसे आपको पता है गोनेड्स के अंदर जो जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स नथिंग बट जैसे स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जैसे माइटोसिस हो गया। एसटीबी बुक के अंदर अगर तस्वीर देखेंगे तो उनके अंदर यही जो माइटोटिक सेल डिवीजन हो रही है, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया उनकी तादाद जैसे बढ़ रही है। तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेल होता है, डिप्लॉयड सेल होता है, उसके अंदर जस्ट तादाद नंबर इंक्रीज होती है। देन हर एक स्पर्मेटोगोनिया में देन अगेन जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो अगेन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिप्लॉयड होता है। अब यहाँ से इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में से लाइक हर एक में से मियोसिस 1, बिकॉज आपको पता है कि मियोसिस की दो
स्टेजेस होते हैं, एक मियोसिस 1 होता है फेजेस, और दूसरा जो फेज को हम कहते हैं मियोसिस 2 कहते हैं। मियोसिस 1 जो है रिडक्शन डिवीजन होती है, चैप्टर 7 के अंदर मौजूद है, जिसमें आप देखते हैं कि अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर इसमें मियोसिस होगी तो इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम यकीनन रिड्यूस हो जाएगा, 1n हो जाएगी, और ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हर एक के अंदर जैसे मियोसिस 2 का अमल होगा, जब मियोसिस 2 का प्रोसेस होगा तो उसके रिजल्ट में हर एक में से 2 लाइक जो हर एक जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जैसे स्पर्मेटिड्स बनेंगे, इन्हें कहते हैं नेक्स्ट स्टेज होता है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड स्पर्म्स नहीं, स्पर्मेटिड्स बनेंगे। सीरीज देखते जाएं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में से आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट उसके अंदर जैसे मियोसिस 2 होगी तो उसके रिजल्ट में यकीनन 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं, उन सेल्स का नेम होता है स्पर्मेटिड्स। देन हर एक स्पर्मेटिड में इसकी मैच्योरेशन होगी तो फाइनली जैसे स्पर्म्स बनते हैं, फाइनली स्पर्म बनते हैं। ये क्वेश्चन कई बार टेस्ट में जैसे आ चुका है सीरीज आर सीक्वेंस के हवाले से कि स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल्स होते हैं, देन उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड के बाद स्पर्म्स। फर्स्ट जैसे लिखा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स और स्पर्म। साथ साथ में आप ये भी देखेंगे कि कौन से डिप्लॉइड सेल्स है और कौन से हैप्लॉइड सेल है, कौन से डिप्लॉइड सेल है, कौन से हैप्लॉइड सेल है। स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज हैप्लॉइड, स्पर्मेटिड इज हैप्लॉइड एंड स्पर्म इज हैप्लॉइड। तो किसी भी तरह से अगर सवाल आ जाए, अगर सीरीज आर सीक्वेंस से आए तब भी जैसे आप सीरीज आर सीक्वेंस को आप ध्यान में रखेंगे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल कौन से होते हैं आइडेंटिफाई करने होते हैं, तभी भी आपने इसको आइडेंटिफाई करना होता है। स्पर्मेटोसाइट। अच्छा ये हैप्लॉइड, हैप्लॉइड ठीक है ना। ये मियोसिस 1 होने के बाद जैसे यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुई है, मियोसिस 1 हुई है तो अब जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 1n होता है, देन उसके अंदर जैसे मियोसिस 2 होती है, मियोसिस 2 होती है तो 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं और हर एक में से अल्टीमेटली 4 स्पर्म्स बनते हैं। तो ये से पॉइंट्स हमारे एसटीबी बुक के अंदर इनको जो है डिस्कस किया गया है। कई तस्वीरें हैं जिनके अंदर अगर गलती आ जाती है तो स्पर्मेट ये ओवरऑल जैसे एक सिंगल पेज पे है, पर हम स्टेप वाइज देखेंगे। प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द जर्म सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस डेफिनेशन है। और स्पर्मेटोजेनेसिस का या स्पर्म बनने का अमल कहाँ पे हुआ, गोनेड्स के अंदर, और मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस। जर्म सेल्स जो है, जर्म सेल्स का क्या नेम है, स्पर्मेटोगोनिया, कहाँ पे मौजूद होते हैं, टेस्टिस के अंदर, माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। रीजन क्या है कि इनका तादाद बढ़ना होता है, इंक्रीज करना होता है। अगर ह्यूमन बीइंग के हवाले से देखें, पर डे जो है 30 मिलियन स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड ईच डे, तो इतने स्पर्म्स ज्यादा जो प्रोड्यूस होते हैं तो इनकी तादाद इस तरह से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, माइटोटिकली इनटू स्पर्मेटोगोनिया। देन हर एक स्पर्मेटोगोनिया में से आगे जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। तो ये इस तरह से स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड है, बिकॉज ये सारे माइटोटिक सेल डिवीजन के नतीजे में इतनी इनकी जो तादाद या नंबर इंक्रीज होते हैं। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो आपने देखा कि लाइक जो डिप्लॉयड सेल है उसके अंदर अब लाइक मियोसिस सेल डिवीजन होगी, म्यूटिकली मींस मियोसिस। मियोसिस कौन सी सेल डिवीजन है, मियोसिस 1, जिसकी वजह से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को हम कहेंगे कि अब ये हैप्लॉइड बन चुके हैं, 1n बन चुके हैं। उसके बाद फर्दर डिवाइड यानी कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 के रिजल्ट में फर्दर सेल डिवीजन होगी, उसके रिजल्ट में हैप्लॉइड अगेन जो क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटिड से अल्टीमेटली जब ये मैच्योर होंगे तो स्पर्म होंगे। तो तस्वीर में भी आप इन दोनों को देखेंगे, फर्क होगा। ये स्पर्मेटिड आर द जस्ट सेल, और जो स्पर्म्स होते हैं तो आपको पता है उसके अंदर 3 रीजन्स मौजूद है। एक हेड रीजन मौजूद है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और एक मिडिल पीस होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और तीसरा पोर्शन होता है टेल होता है। तो ये स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के अमल को स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं। बुक में नहीं है पर
जैसे अक्सर जो है किन किन जगहों में जैसे लिखा होता है, और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 10 वीक्स और 70 डेज लगेंगे। 10 वीक कहां से, जैसे स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्म बनने तक 10 वीक्स और 70 डेज लगेंगे। एक सेल को कंप्लीट होने में जैसे 28 डेज लगते हैं, या 28 डेज या 1 मंथ किन जगहों पे लिखा होता है, 1 मंथ या 4 वीक्स भी जैसे लिखा होता है। तो ये दोनों सवाल जैसे आपकी जब नेक्स्ट जब जो जीटी होगी तो इसमें जरूर हम आपको ये देंगे दोनों सवाल, इनमें से कोई भी एक जैसे या दोनों सवाल भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना टोकन टाइप 68 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन ये आप समझ ले होगा, पर आप उसको उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है सवाल आते रहते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो है कितना टाइम लगता है। तो स्पर्म्स को कंप्लीट होने में 10 वीक्स और 70 डेज लगते हैं, और एक सेल बनने के अमल में जैसे 28 डेज, 4 वीक्स या 1 मंथ। जैसे दोबारा से इलस्ट्रेशन को देखते हैं, किसी और इलस्ट्रेशन की तरफ आते हैं। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल कहां पे होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया जो मौजूद है, डिप्लॉयड सेल है, माइटोटिकली डिवाइड होता है, और उसके रिजल्ट में काफी सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगेन जो डिप्लॉयड होते हैं, उसके अंदर पहली मियोटिक डिवीजन होती है, तो यकीनन उसके रिजल्ट में जो है क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 23 जिस तरह से उनके अंदर जो है क्रोमोसोम हो जाते हैं, 46 से 23 हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंड मियोसिस की डिवीजन होगी, तो उसके रिजल्ट में जैसे स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और स्पर्मेटिड से आगे जो स्पर्म्स बनेंगे। तो स्पर्म्स और स्पर्मेटिड में फर्क होता है, स्पर्म्स और स्पर्मेटिड में फर्क होता है। ये जहन में आप चीजें आपने रखनी है। जैसे प्यूबर्टी की मीनिंग होती है सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब जैसे मेल एक लाइक बॉय जो है प्यूबर्टी की एज पे आता है, तो ही उसके गोनेट्स जो है मैच्योर होते हैं। तो गोनेट्स मैच्योर जैसे होते हैं, तो उनके अंदर जैसे स्पर्मेटोगोनिया है, जिसके अंदर जैसे माइटोसिस होती जाएगी, नंबर ऑफ सेल्स जैसे आगे इंक्रीज हुए और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। इस तरह की तस्वीर हमारे बुक के अंदर मौजूद है। हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगी, जिसके रिजल्ट में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 1n होते हैं। देन इनके अंदर मियोसिस 2 होगी, तो उसके रिजल्ट में 4 जो है स्पर्मेटिड्स बनेंगे। हर एक स्पर्मेटिड से देन एक आगे स्पर्म बनेगा। तो डिप्लॉयड हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सीरीज सीक्वेंस, तरतीब भी आपने याद करनी है कि हर एक सेल जो है कौन सा इसमें हैप्लॉयड है, कौन सा डिप्लॉयड है। डिफरेंट टाइप के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनको आप थोड़ा एनालिटिकली इनको नोट करेंगे। कल अब नेक्स्ट जो है oogenesis पढ़ेंगे।